वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस का, जो कि है क्या, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे आसपास सब कुछ, इतनी सारी चीजें हैं। हमारा बेड, सोफा, टेबल, पेन, चेयर, सब कुछ, एवरीथिंग, हवा, पानी, सब क्या है, मैटर है सब कुछ। तो हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब हमने कल ये देखा कि कोई भी मैटर है, इतने अलग अलग तरीके के मैटर सिर्फ 3 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो सॉलिड, या लिक्विड, या गैस। और फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था आपसे कि जो सॉलिड और लिक्विड और जो गैस होंगे, क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये क्या एक दूसरे की जगह ले सकते हैं? क्या ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ सकते हैं? जैसे सॉलिड है, क्या लिक्विड में आ सकता है? या जो लिक्विड है वो गैस में आ सकता है? या फिर उल्टा, गैस लिक्विड बन सकती है क्या? लिक्विड सॉलिड बन सकता है क्या? तो इसका जवाब क्या है? हाँ, कोई भी जो सॉलिड है, या कोई भी लिक्विड, या कोई भी गैस अपनी स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कैसे? जब हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करें, हीट दें, तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं। हमने कल पढ़ा ना कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। गैस के हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं दूर दूर, लिक्विड के हैं तो थोड़ा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, थोड़ा आराम से मूव कर पा रहे हैं, और सॉलिड हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, लेकिन अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हर पार्टिकल मूव कर रहा है हर मैटर का, लेकिन जैसे ही हम उन्हें क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो वो जो मूव करने वाली एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो और तेजी से मूव करने लगते हैं। और जब कोई चीज ज्यादा तेजी से मूव करेगी तो क्या होगा, अगर आप भीड़ में खड़े हो, आप तेजी से भगने लग जाओ, भगदड़ मचा दो, तो क्या होगा, सब इधर उधर बिखर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, जो एक ही जगह पर खड़े थे, जो वाइब्रेट कर रहे थे अपनी जगह पर, वो क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो अपनी जगह से मूव करने लग जाएंगे दूसरी जगह। तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो जो अपने आपस में बंधे हुए थे एक दूसरे से, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और उनके पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, सॉलिड के दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। और जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, तो क्या वो सॉलिड बचा? नहीं बचा, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल्स कहाँ हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। लेकिन जैसे हीट दी, उसके पार्टिकल हो गए दूर दूर, तो वो सॉलिड अब नहीं रहा, अब वो बन गया क्या, लिक्विड। और हीट दूंगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ते ही, और क्या होगा, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे, और वो जो लिक्विड बन गया था, अब वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जैसे कि एक आसान सा एग्जांपल हमारा क्या है, वाटर, पानी। ये जो वाटर है, पानी, ये क्या करता है, ये ब्लू होता है, ब्लू है पानी, पानी पानी। तो ये जो हमारा वाटर है, ये जब हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है, जम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी था, लिक्विड था, अब वो फ्रिज में जाकर जम गया, तो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और वो जो पानी था, जो बर्फ बन गया, अब मैं उसे वापस फ्रिज से बाहर निकालूं, सॉलिड को वापस बाहर रखूं, तो क्या करेगा, वो अपने आसपास की हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और जो लिक्विड बन गया है, अगर मैं उसे और हीट रख दूं, दे दूं, गैस पे रख दूं, या फिर छत पे रख दूं धूप में, तो क्या होगा, वो और हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल और दूर जाएंगे, फिर वही लिक्विड जो पानी था, वो क्या बन जाएगा, अब गैस बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएंगे। तो हाँ दोस्तों, कोई भी सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है, गैस लिक्विड बन सकता है, लिक्विड सॉलिड बन सकता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर के। और वो कब होगी, जब हम किसी का भी टेम्परेचर क्या कर देंगे,
इंक्रीज कर देंगे। यही है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, और इंक्रीज करा तो लिक्विड से गैस हो गया। टेम्परेचर कम करा तो गैस से लिक्विड हो गया, टेम्परेचर और कम करा तो लिक्विड से सॉलिड हो गया। अब आगे देखो, अभी जो हमारा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी जो सॉलिड है वो क्या होने लगा है, मेल्ट होने लगा है। जैसे जो बर्फ थी वो फ्रिज से बाहर निकाली तो पिघलने लगी ना एक पॉइंट पे आके। जैसे हमारा यहाँ पर टेम्परेचर अलग है रूम में, फ्रिज में टेम्परेचर अलग है। वो पानी जो यहाँ टेम्परेचर में लिक्विड था वो फ्रिज में जाकर क्या हो गया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जिससे वो जम गया। उस जमने वाले पॉइंट पर, एक टेम्परेचर पर वो जिस पॉइंट पे जम गया उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। लेकिन उसी को अगर मैं बाहर निकाल के रख दूं बर्फ को, उस सॉलिड को, तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो पिघलने लग जाएगी बर्फ और लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और किसी भी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन। और अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बर्फ पिघल रही है, पानी बन रही है, उस मेल्टिंग पॉइंट पर ये दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट करना मतलब होना, प्रेजेंट होना। तो ये जो बर्फ है, जो आइस थी, और जो लिक्विड बन रही है, जो वाटर बन रहा है जो कि लिक्विड है, वो सॉलिड और लिक्विड एक साथ उस समय पर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर जो स्टेट्स होती हैं, बोथ स्टेट्स जो कि आपस में क्या हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं, वो क्या करती हैं, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। और इस पॉइंट पर वो दोनों क्या होती हैं, आपस में स्टेट्स इक्विलिब्रियम पर होती हैं। सॉलिड और लिक्विड आपस में क्या हो गई, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो गई। अब आगे देखो, जैसे ही कोई भी बर्फ एक पॉइंट पर पहुंचती है, एक मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचती है जहां पर उसे हीट सप्लाई दी जा रही थी, और वो जो सॉलिड पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तुम देखो, अगर जो पानी है वो हमने फ्रीज में रखा, सॉलिड हो गया, बर्फ हो गया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा, जब वो पूरी तरह बर्फ जम गया। लेकिन जैसे ही मैं उस बर्फ को बाहर निकाल के रखूं, वो ठंडी है, वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, वो सॉलिड से लिक्विड होना शुरू करेगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, एक पॉइंट तक तो टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू होगा, एक पॉइंट तक तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सॉलिड जो कि आइस जो कि थोड़ी ठंडी थी वो अब ठंडी नहीं रहेगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो पार्टिकल्स थे सॉलिड के, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो लिक्विड बन रहे थे, उन पार्टिकल्स के अंदर वो हीट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसको वो यूज कर रहा है स्टेट्स में चेंज होने में, सॉलिड से लिक्विड बनने में। और उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, उसी हीट को जो कि ट्रैप हो गई है, जो कि यूज हो रही है सॉलिड से लिक्विड बनने में, उसी हीट को हम कह देते हैं क्या, लेटेंट हीट। अब तो ये जो हमारी लेटेंट हीट अभी हमने देखी कि क्या है, ये वो हीट है जो सॉलिड के पार्टिकल्स में छिप गई है, कैद हो गई है, ट्रैप हो गई है। क्योंकि लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, छिपी हुई। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स में जो हीट छिप गई है, ट्रैप हो गई है, और वो हीट यूज हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। अब एक चीज आप नोटिस करो कि जैसे सॉलिड था, हमने कहा कि हर मैटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पर, या तो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, या अगर सॉलिड में या लिक्विड या गैस है तो और तेजी से मूव कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं, इनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, इनके अंदर एक एनर्जी मौजूद होती है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के भी अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस जो हमने देखा, जिस पॉइंट पे 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर सॉलिड या आइस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है,
उस पॉइंट पर जहां हमारी सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वहां पर सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये मुझे बताओ कि किस मैटर की पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रही होगी। मतलब देखो सॉलिड है, वो भी वहां पर मौजूद है 0 डिग्री पे, आइस, और जो उससे पिघल करके मेल्ट होकर के क्या बन गया, लिक्विड बन गया, वो भी 0 डिग्री पर मौजूद है, लिक्विड भी। तो इस बर्फ के, इस आइस के अंदर जो पार्टिकल है उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, जो पिघल कर पानी बन गया उनके अंदर एनर्जी ज्यादा रही होगी, क्योंकि दोनों ही 0 डिग्री पर मौजूद है। तो बताओ किसके अंदर ज्यादा एनर्जी रही होगी। अब क्योंकि जो लिक्विड है वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हुआ है, तो उसके अंदर एक हीट ट्रैप हुई। इसका मतलब क्या हुआ, एक एनर्जी ट्रैप हुई, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो लिक्विड के जब पार्टिकल्स है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा है, किससे, सॉलिड के पार्टिकल्स से। तो सॉलिड के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स अगर सेम टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो लिक्विड वाले की एनर्जी ज्यादा होगी सॉलिड वाले से। ठीक इसी तरह अगर लिक्विड और गैस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में एक ही टेम्परेचर पर, तो जो गैस वाला होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी लिक्विड वाले से। क्यों, क्योंकि उसने इवेपोरेट होने के लिए या वेपर बनने के लिए, भाप बनने के लिए, उस गैस बनने के लिए उसने क्या किया, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। तो एक एनर्जी उसके अंदर पहले से ही मौजूद थी, जब वो लिक्विड था उसके अंदर एनर्जी पहले से ही मौजूद थी, जब वो गैस बना तो उसने और एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो उसके अंदर एनर्जी क्या हुई, ज्यादा हुई। भले ही वो सेम टेम्परेचर पर हो, भले ही वो इक्विलिब्रियम पर हो आमने सामने एक साथ, लेकिन गैस वाले की एनर्जी ज्यादा होगी लिक्विड वाले से, और लिक्विड वाले की एनर्जी ज्यादा होगी सॉलिड वाले से। क्लियर है। अब आगे देखो, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जब एक जो एनर्जी चाहिए थी हमारी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए होगी 1 किलो आइस को या सॉलिड को लिक्विड बनाने में। अगर मैं किसी 1 किलो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूं, तो वो कन्वर्ट करने में जितनी मुझे हीट एनर्जी चाहिए, जितनी लेटेंट हीट लग रही है, उस हीट एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस मेल्टिंग पॉइंट पर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मतलब हम एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर पर जिस मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी एनर्जी चाहिए हमें, हीट एनर्जी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने में, उस हीट एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो आगे, तो जो सॉलिड था, जो कि हमने हीट दी और एक पॉइंट के बाद वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, उस पॉइंट को हमने कह दिया मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर के उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कह दिया। अब वो जो लिक्विड बना है, अगर मैं उसे और हीट दूं, तो अगर मैं उसे और हीट देता जाऊंगा तो क्या होगा, तब वो लिक्विड जो सॉलिड से लिक्विड बन गया था, अब वो लिक्विड अगर मैं उसे और हीट दूं तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और जिस टेम्परेचर पॉइंट पर वो लिक्विड बन रहा है गैस, उसी टेम्परेचर पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे देखो, फॉर जैसे कि एक आइस थी, उसका मेल्टिंग पॉइंट था कुछ, एक टेम्परेचर पॉइंट था कुछ जिसमें वो क्या बन गया था, लिक्विड। वो टेम्परेचर पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। इसी तरह एक पॉइंट होगा, एक टेम्परेचर पॉइंट, जिस पर क्या होगा, लिक्विड गैस बन जाएगी, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं। तो वो क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे आइस का था 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, उसमें 100 प्लस कर दूं तो 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही थी, जो छिप गई थी सॉलिड के पार्टिकल्स में लिक्विड बनाने के लिए, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, लेटेंट हीट, उसी तरह से एक होती है हमारी क्या,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें क्या होगा, अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए। तो इसी तरह 1 लीटर वाटर को, किसको, 1 लीटर वाटर को अगर मैं क्या करूं, 1 लीटर ऑफ लिक्विड को अगर मैं क्या कर दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाऊं और हीट करता जाऊं बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसे हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट उस समय लगेगी लिक्विड से गैस बनने में, उसे हम कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आगे, अब जैसा कि हमने देख लिया है कि जो सॉलिड है वो हीट लेने पर लिक्विड में बदल जाता है, जो लिक्विड है वो हीट लेने पर गैसेस स्टेट में चला जाता है, और जो गैस है उसे अगर मैं कूल कर दूं, ठंडा टेम्परेचर कम कर दूं, गिरा दूं, तो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड का टेम्परेचर और कम कर दूं तो वो जम के, कूल होकर के जम के सॉलिड बन जाता है। लेकिन क्या, मुझे बताओ, ये बीच में लिक्विड का आना जरूरी है? इन दोनों के बीच में क्या इनका खुद का कोई रिश्ता नहीं है? बिल्कुल है। सॉलिड क्या लिक्विड नहीं, गैस नहीं बन सकता डायरेक्ट? क्या गैस डायरेक्ट सॉलिड नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। बीच में इनको लिक्विड की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए या गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए बिना लिक्विड में बदले, भाई कोई भी जो सॉलिड है वो क्या गैस में सिर्फ तभी जाएगा जब पहले लिक्विड में बनेगा फिर गैस में बनेगा? नहीं, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाए या गैस डायरेक्ट सॉलिड में चला जाए, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ ही केसेस में होता है, सब में नहीं होता। तो ये जो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सॉलिड गैस बन जाए, गैस सॉलिड बन जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, इसको हम क्या कह देते हैं? सब्लिमेशन। जिसका एक एग्जांपल क्या है हमारा? अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो अगर मैं सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में, अगर मैं उसे थोड़ी सी हीट दूं ना तो लिक्विड नहीं बदलता, डायरेक्ट गैस बन जाता है। शादियों में देखा है, शादियों में मटके में लाते हैं एक पाउडर सा सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस। जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, उसे हीट मिली, वो क्या बन जाता है? गैस बन के उड़ने लग जाता है। जिसे तुम सोचते हो ओ जमीन पे सफेद बादल उड़ रहे हैं, सफेद बादल, वो जो सफेद सफेद हवा में गैस बन जाती है ना पैरों में हमारे, वो एक एग्जाम्पल है किसका? सब्लिमेशन का। अब देखो आगे। हमने देखा कि किस तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है किसी भी मैटर की स्टेट पर। कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये हो जाता है। ठीक इसी तरह अब हम देखेंगे हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव। मैं किसी पर दबाव लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, जिसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? एक फोर्स यूज कर रहा हूं। तो मैं अगर देखूं कि मैं प्रेशर लगाऊं किसी भी मैटर पर, तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस मैटर में क्या चेंज आएगा, वो अब हमें देखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर घूम रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक ताकत लगा के सब पार्टिकल्स को पकड़ करके एक जगह लाके बंद कर दूं तो क्या होगा? तो जो गैस पार्टिकल्स है जो दूर दूर है, अगर मैं उन पे दबाव लगा दूं यानी प्रेशर लगा दूं और पार्टिकल्स उनके पास पास आ जाए तो क्या होगा? पार्टिकल्स पास आने पे उसके मैटर का स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, लेकिन पार्टिकल पास आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? अब वो लिक्विड कहलाएगा। लेकिन अगर लिक्विड पर और ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी में क्या है कि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके पार्टिकल पास तो हैं, लेकिन एक पोजीशन से या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं फ्रीली, आराम से। लेकिन
अब मैं उस लिक्विड पर और प्रेशर लगा दूं, और दबाव लगा दूं, और उनके पार्टिकल्स इतने पास आ जाएं कि अब उन्हें हिलने की जगह ना मिले, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक ही जगह वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की। तो हम कह सकते हैं कि वो मेटल लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो क्या प्रेशर का क्या इफेक्ट हुआ, मैटर पर क्या चेंज आया कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो कंबाइन होते हैं, क्लोज आ जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। और लिक्विड को मैं फर्दर क्या बना सकता हूं, सॉलिड बना सकता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करके। ठीक है, जैसे कि इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जो सॉलिड CO2 होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है किसमें, डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। जब मैं प्रेशर को क्या कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं। मैंने जो एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर मैं उसको क्या करूं, उसके वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। अगर मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा करूं और उसे दबाव दूं, उसके सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास ले आऊं, इतना पास ले आऊं कि उन्हें हिलने की जगह ना मिले, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, सॉलिड की प्रॉपर्टी बन गई। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अब वो गैस से क्या बन गई, सॉलिड बन गई। कब, जब मैंने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो वो क्या बन गई, गैस से सॉलिड बन गई। इसी को हम क्या कह देते हैं, ड्राई आइस कह देते हैं, जिसको हम यूज करते हैं किसमें, शादियों में, जो कि वो सॉलिड ड्राई आइस होती है। अगर मैं उस पर से प्रेशर क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, जो प्रेशर लगाया था वो हटा दूं, तो वो ही सॉलिड दोबारा से क्या बन जाएगी, वो सॉलिड CO2 दोबारा से गैस CO2 बन जाएगी। और इसी को हम क्या कह देते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कह देते हैं। तो जैसे कि मैंने भी बताया कि जो सॉलिड CO2 था वो कब बना, जब मैंने CO2 ली और उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो गैस से सॉलिड बन गया। लेकिन जो सॉलिड CO2 जब बन गई थी हमारी, अगर मैं उसका प्रेशर डिक्रीज कर दूं, उसका प्रेशर ले आऊं कम करके किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो क्या बन जाएगी, दोबारा गैस बन जाएगी, बिना लिक्विड स्टेट में आए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट लिक्विड। ओके, अब तो हमने देखो क्या क्या देखा है, कंक्लूजन में लाते हैं, एक शॉर्ट पॉइंट में लाते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा था, और सॉलिड के लिक्विड चेंज होने को क्या कहते हैं, हम फ्यूजन कहते हैं। और जो लिक्विड है वो सॉलिड में भी चेंज हो रहा था, उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और जो हमारा लिक्विड है वो गैस में भी चेंज हो रहा था, जिसको हमने क्या बोला, वेपराइजेशन। और जो गैस है वो लिक्विड में भी डायरेक्ट चेंज होती है, जिसको क्या कह दिया हमने, कंडेंसेशन। मतलब जो गैस के पार्टिकल है वो ठंडे होकर लिक्विड बन गए। और जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड भी बन सकती है, जैसे कि हमने देखा अभी, और सॉलिड भी डायरेक्ट गैस बन सकता है। और इस प्रोसेस का हमने क्या नाम दिया था, सब्लिमेशन। बहुत बढ़िया दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, और जिसमें हमने देखा कि हमारे आसपास हर चीज, सब कुछ मैटर है। अभी मुझे बताओ, हमने पढ़ा था मैटर की कितनी स्टेट है, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब कोई भी चीज, कोई भी मैटर, चाहे हवा है, पानी है, बिस्तर है, कोई भी चीज है, सब कुछ क्या हो है, सिर्फ 3 ही स्टेट में है, या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है। फिर हमने देखा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल सकता है, और लिक्विड गैस में बदल सकता है, और जो गैस है वो लिक्विड में बदल सकती है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, और जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में भी चला जाएगा बिना लिक्विड के, और जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगी बिना लिक्विड के। अब मुझे बताओ, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो उनका बॉन्ड टूट गया उनके पार्टिकल्स का, और उनकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन जो की पॉइंट था, क्या मुझे हमेशा, हर समय, हर बार हीट देनी पड़ेगी? क्या मैं हीट दूंगा या हम हीट देंगे किसी सब्सटेंस को तभी उनकी स्टेट चेंज होगी? क्या ये जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सबने देखा होगा, बारिश हुई, पसीना ही आ गया, बारिश हुई तो सड़कों पे
छतों पे पानी भर गया। अब मुझे ये बताओ कि वो पानी कहाँ गया? वो पानी क्या सूख गया या कोई पी गया? वो पानी भाप बन के उड़ गया। कैसे? क्या तुमने उसके नीचे चूल्हा जलाया या मोमबत्ती जलाई? तुमने हीट दी उसे? नहीं दी। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिससे वो बिना हीट हमारे दिए भी पानी भाप बन गया, लिक्विड गैस बन गई। कैसे? हम ही जानते हैं कि जो हमारे मैटर हैं उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी है। तो जब लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और जो सरफेस से नीचे वाले पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि उनके नीचे वाले पार्टिकल थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं और ऊपर वाले पार्टिकल तेजी से मूव कर रहे हैं। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। क्या आ गया? अब दोनों सरफेस में और नीचे के पार्टिकल्स के बीच में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, एनर्जी का डिफरेंस। तो जैसे ही एनर्जी का डिफरेंस आता है और सरफेस वाले पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो तेजी से मूव करने लगते हैं, जिस वजह से नीचे वाले पार्टिकल के साथ जो अटैच्ड थे वो तेजी से मूव करने लगे ऊपर वाले। तो इनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चला गया। तो ऊपर वाले सरफेस के पार्टिकल्स भाप बन के उड़ गए। इसी को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो ये जो फेनोमेना है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, कि लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो गया एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे हुआ वो, यानी किसी भी टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड से क्या बन गया? भाप बन गया। लेकिन वो जो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर कोई सा भी हो, उस पे जब लिक्विड भाप बन जाए तो वो क्या है? इवेपोरेशन। अब ये जो इवेपोरेशन है ये कब होता है, कैसे होता है, मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है। तो मुझे ये बताओ ये कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन हो पा रहा है? तो उसके कुछ हमें फैक्टर्स, कुछ पॉइंट देखने पड़ते हैं जो इवेपोरेशन पर अपना क्या डाल रहे हैं? असर डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। वो कौन कौन है? सबसे पहले इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर मैं 1 लीटर पानी लूं और उसे एक डब्बे में डाल दूं और वो धूप में रख दूं ले जा करके, तो वो क्या इवेपोरेशन एकदम से सारा हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा होने में? क्या सिर्फ क्योंकि जो पहले ऊपर का सरफेस का पानी होगा वही इवेपोरेट होगा, फिर उसके नीचे वाला पानी इवेपोरेट होगा, फिर उसके नीचे वाला पानी इवेपोरेट होगा, इसलिए उसमें क्या लगेगा? टाइम। लेकिन अगर वही 1 लीटर पानी मैं उस एक डिब्बे की जगह पूरे फर्श पे फैला दूं तो क्या होगा? वो पूरा पानी एक ही लेयर में मौजूद है, अब कोई मल्टीपल लेयर नहीं है, जिस वजह से वो सारा पानी हवा के कांटेक्ट में है और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके क्या हो जा रहा है? लिक्विड से गैस बढ़ जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दे तो उसका इवेपोरेशन होने का रेट मतलब कितना तेजी से इवेपोरेशन हो रहा है वो बढ़ जाता है। कब? जब मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा। अब ये तो रही एक बात, ये तो रहा एक पॉइंट, एक फैक्टर। अब इसके आगे और भी फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हमने ये देखा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी भी सब्सटेंस का तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? मैटर की चेंज हो जाएगी। तो सेम यहां पर भी होना चाहिए। तो जो लिक्विड हमने जो फैलाया था, अगर मैं इस बार टेम्परेचर भी बढ़ा दूं साथ में तो क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से तब भी क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी कि और तेजी से इवेपोरेशन होगा। तो देखो सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ गया, तेजी से इवेपोरेशन हुआ। जो हमारा टेम्परेचर था हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया, यानी इवेपोरेशन तेजी से हो गया। लेकिन अब एक फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होगी? जैसे अभी ये मेरे रूम में हो रही है ह्यूमिडिटी, इतना पसीना आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यहां पे हवा नहीं चल रही मेरे रूम में बिल्कुल भी। क्यों?
क्योंकि मैंने फैन नहीं चलाया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैं पसीना बहा रहा हूं। क्योंकि ये जो कमरे में हुई है ह्यूमिडिटी, इस वजह से जो मेरा पसीना है वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हवा में नमी, पानी के पार्टिकल्स ज्यादा मौजूद हो गए और उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कह देते हैं। तो हवा में, हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में पानी के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट नीचे आएगा। मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन। तो जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है कि हमारे जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नमी मौजूद है, तो जब भी हमारी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब हवा में नमी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन जो हो रहा था वो धीरे होगा, उसका रेट बहुत कम हो जाएगा, जिस वजह से हमें बरसात के मौसम में क्या लगती है, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि तब हवा में क्या है, पानी ज्यादा मौजूद है और जो पानी था वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हमें गर्मी ज्यादा बन रही थी। तो उसके वेपर जो है पानी के वो उड़ नहीं रहे थे, वेपर नहीं बन रहा था पानी से। अब अगला हमारा क्या है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो विंड है, हवा है, वो जब चलेगी तेजी से तो वो क्या करेगी, हमारे छत पे फैले हुए पानी को अपने के साथ उड़ा के ले जाएगी हवा में। इसका क्या मतलब हुआ, जब जब हवा तेजी से चलेगी तो वो हवा को तेजी से, लिक्विड को तेजी से क्या बना देगा, भाप बना देगा। तो जितनी तेज चली हवा उतना ही तेजी से लिक्विड बना वेपर। तो उसका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड बन गया गैस। तो जितनी तेजी से विंड चलेगी, विंड की स्पीड जब बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट भी हमारा बढ़ेगा। ये सारे क्या है, हमारे फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन पे अपना असर डाल रहे हैं, उस पर अफेक्ट कर रहे हैं। रिकॉल करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन घटा। ये इसमें उल्टा हो जाता है ह्यूमिडिटी वाले में। और विंड स्पीड बढ़ी तो टेम्परेचर, हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ गया। जैसे कि हमने देखा कि पानी का बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे एक वेपर में बदल जाना, उस लिक्विड का गैस हो जाना, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। अब इस इवेपोरेशन के कुछ हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूं और मुझे पसीना आ जाए, फिर मैं आकर के बैठ जाऊं कहीं आराम से और हवा चले और मेरा पसीना क्या करे, सूख जाए, तो पसीना सूख के कहां जाता है, हमने भी देखा, वो वेपर बन के उड़ जाता है। फिर वो जब हवा चलती है तो मुझे कैसा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। मुझे वो ठंडा क्यों लगा, मुझे कूलनेस क्यों फील हुई, क्योंकि उस जो लिक्विड मेरी बॉडी में प्रेजेंट था उसने अपने आसपास की एरिया की हीट को एब्जॉर्ब किया, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया और वो वेपर बन के उड़ गए। मतलब क्या हुआ, उन्होंने आसपास की हीट को एलिमिनेट कर दिया। कैसे, एब्जॉर्ब किया और अपने साथ उस हीट को लेकर चले गए। तो मेरे आसपास का जो वातावरण था उसका जो टेम्परेचर था, जो बढ़ा हुआ था, अब वो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों, क्योंकि उस हीट को तो कौन ले गया, वेपर ले गया, जो लिक्विड बन गया था वेपर। इसी तरीके से हमारे पास इवेपोरेशन के कुछ और इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि मटके में पानी ठंडा रहता है। कैसे रहता है मटके में पानी ठंडा, क्योंकि जो मटका होता है हमारा मिट्टी का, उसकी बॉडी पर, उसके सरफेस पर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं, जिसमें से वो अंदर के पानी को इवेपोरेशन होने देता है। और इवेपोरेशन कैसे होगा, वो उस मटके के आसपास की हीट को क्या कर लेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो आसपास की हीट कहां चली गई, इवेपोरेट होकर चली गई वेपर के साथ। तो वो आसपास जब हीट नहीं रही, टेम्परेचर कम हो गया, तो मटके का पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं
कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें गर्मियों में पहनने चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो कपड़े होते हैं उनकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि जो हमारी बॉडी पर जो पसीना था मौजूद, एक स्वेट मौजूद था, एक लिक्विड सब्सटेंस मौजूद था, उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन क्लॉथ, और अपने एनवायरमेंट के सरफेस टच में ले आता है, कांटेक्ट में ले आता है, जिससे इवेपोरेशन इजी हो जाता है और हमें ठंडा लगता है। इसीलिए हमें क्या पहननी चाहिए? कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये रहे हमारे कुछ हमारे इवेपोरेशन के इफेक्ट्स। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ हमारे कंटेनर्स ऐसे होते हैं, जैसे गिलास हो गया पानी का, हमने फ्रिज में से बोतल निकाली पानी की, उसके बोतल के बाहर तो पानी नहीं था, पानी कहाँ था? बोतल के अंदर था। तो उस बोतल के पानी के बोतल के जो हमने फ्रिज से निकाली, जिसके अंदर ठंडा पानी है, उसके बाहर पानी कैसे जमा हो गया? कैसे? क्योंकि जो उसके आसपास की एयर थी उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद थे, लेकिन उन वाटर ड्रॉपलेट्स की एनर्जी थी हाई, वहां पर थी हीट, जो जैसे उस बोतल के कांटेक्ट में आए, उस बोतल के सरफेस के कांटेक्ट में आए और वो क्या हो गए? ठंडे हो गए, उनका टेम्परेचर गिर गया। क्यों? क्योंकि बोतल भी ठंडी थी। अब जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि वेपर बने हुए थे, भाप बने हुए थे, एयर बने हुए थे, वो बोतल के कांटेक्ट में आए, उनका टेम्परेचर गिर गया, तो वो किस में बदल गए? लिक्विड में बदल गए। और वही लिक्विड यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें उस बोतल के या कंटेनर के सरफेस पे देखने को मिलती है। तो यही हमारे कुछ इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। ये हमारा हुआ चैप्टर समाप्त।